नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नता में एकता, पाठ का टॉपिक सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता, पेज नंबर 16 से पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता किस प्रकार से पाई जाती है, किस तरीके से इसमें दिखाई देती है। भारत के अलग अलग भूभागों में निवास करने वाले लोगों में परिवार, विवाह, रीति रिवाजों, पहनावे, भाषा, बोली, खान पान आदि को लेकर के पर्याप्त भिन्नता विद्यमान है। यानी कि जो भारत में अलग अलग भूभागों पर निवास करने वाले लोग हैं, उनके परिवार हैं, रीति रिवाज, खान पान आदि में पर्याप्त भिन्नता विद्यमान है, पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इन सब के उपरांत भी संपूर्ण भारतीय समाज में एकता के तत्व दिखाई देते हैं। इन सब के बाद भी क्या है, पूरे जो भारतीय समाज में एकता के तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी कि एकता दिखाई देती है। जातीय व्यवस्था पूरे भारत के सभी क्षेत्रों, धर्मों में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में, धर्मों में समान रूप से मान्यता दी गई है। संयुक्त परिवार प्रथा, कर्म एवं पुनर्जन्म में आस्था, विवाह की एक स्वीकृत प्रणाली में आस्था, एक संविधान, बड़ों के सम्मान के मानदंड, इस सब में भी एकता देखने को मिलती है। अब आध्यात्मिक दर्शन, योग, दान, पुण्य की अवधारणा, ऋणों से उऋण होने के प्रयास में विश्वास, गृहस्थ धर्म का पालन, साधु सन्यासियों का सम्मान, राष्ट्रीय उत्सव एवं प्रतीक जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, माता दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा एवं आराधना, स्वर्ग नरक की अवधारणा में विश्वास, सभी भाषाओं में व्याकरण संबंधी एकता, ज्ञान का सम्मान, पवित्रता की अवधारणा, आचरण संबंधी शुद्धता के नियम, कमज़ोर के प्रति दया, ये सारी की सारी यहाँ पर विशेषताएं, इन सभी में भी एकता देखने को मिलती है। हमें इन सब में भी एकता के तत्व निहित दिखते हैं। कमज़ोर के प्रति दया भावना, वनस्पतियों, नदियों, पहाड़ों, सूर्य अर्थात प्रकृति की उपासना, कण कण में सर्वोच्च सत्ता के वास की धारणा, संपूर्ण भारत में समानता के साथ विद्यमान है। यानी संपूर्ण भारत में हमें स्थित दिखाई देती है। पद्धति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन प्रवृत्ति एवं भावनाओं में तीव्रता में साम्यता विद्यमान है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रवृत्ति में तो भिन्नता हो सकती है, यानी पद्धति, काम करने का जो तरीका है, उसमें तो भिन्नता पाई जा सकती है, वो अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो भावनाएं हैं, भावनाओं की जो तीव्रता है, उसमें साम्यता विद्यमान रहती है, उसमें समानता होती है। जो भारत की सांस्कृतिक एकता का द्योतक है, यानी जो भारत की सांस्कृतिक एकता का दिखाई पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन संस्कृति के अंदर हुए हैं, ना कि संस्कृति का। अब इसलिए कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुए हैं वो संस्कृति के अंदर हुए हैं, ना कि संस्कृति का परिवर्तन हुआ है। संस्कृति का मूल रूप आज भी अपरिवर्तित है। अगर हम कहें कि संस्कृति बदली है, तो संस्कृति का जो मूल रूप है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो परिवर्तन हुए हैं वो संस्कृति के अंदर हुए हैं। अब आती है भौगोलिक विभिन्नता में एकता। भौगोलिक विभिन्नता में एकता, भौगोलिक दृष्टि से हमने भारत को 5 भागों में विभक्त किया है। इनमें एक दूसरे में वर्षा, जलवायु, उपजाऊपन, खनिज संसाधन, वन एवं संरचना को लेकर बहुत विषमता है। यहाँ तक कि संचार एवं यातायात के आधुनिकतम साधनों के अभाव में इन क्षेत्रों में आपसी संपर्क एवं आवागमन की एक दुष्कर कार्य है। इन सब के उपरांत भी भारत एक भौगोलिक इकाई है। प्रकृति ने भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाई हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने भारत की प्राकृतिक सीमाएं बना दी हैं, जो शेष विश्व से भारत को अलग कर एक देश के रूप में पृथक एवं एक इकाई के रूप में स्थापित करती है।
अब जो प्रकृति ने भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाई हैं, जो शेष विश्व से बचे हुए विश्व से भारत को अलग करती है और एक देश के रूप में और पृथक एक इकाई के रूप में उसको स्थापित करती है। उत्तर में हिमालय तथा 3 दिशाओं में समुद्र है। अब इसके भारत के उत्तर में तो हिमालय है और 3 दिशाओं में समुद्र है। भारत देश के प्राकृतिक पहरेदार तथा सृजनहार हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि हिमालय तथा 3 दिशाओं में समुद्र है जो भारत के प्राकृतिक पहरेदार तथा सृजनहार है, उसकी रक्षा करने वाले और उसको बनाने वाले हैं। इससे देश के निवासियों में एक देश के नागरिक होने का भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार देश के अंदर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों दिशाओं में चार मठों एक जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका ने समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। अब यहाँ पर बताया गया कि इससे देश के निवासी जो है नागरिक होने के बाद एक देश के नागरिक होने के भाव का जागृत हुआ है और इसी प्रकार जो देश के आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा स्थापित जो चारों दिशाओं में मठ हैं, जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका, इन सब के द्वारा जो समस्त भारतीय हैं वो एकता के सूत्र में बंधने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। इन्होंने भारतीयों में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम का संचार किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों, षड्दर्शन आदि ने ऋषियों एवं मुनियों ने भारत की एकता के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। उनके विचार एवं व्यवहार से भारत भूमि एक ही है की प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, षड्दर्शन आदि, उनमें ऋषि मुनियों ने भारत की एकता के लिए अभूतपूर्व यानी कि पहले नहीं किए गए इस प्रकार के कार्य किए। उनके विचार एवं व्यवहार से भारत भूमि एक है की प्रेरणा मिलती है। और हमारे ग्रंथों में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी, यानी जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी है तथा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, पृथ्वी मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ। जैसे अनेक मातृभूमि से संबंधित बलिदान एवं त्याग की भावना से ओतप्रोत कर देने वाले उदाहरण हैं, यानी जो त्याग की भावना से भरे हुए उदाहरण प्रस्तुत हैं। इस देश में निवास करने वाले नागरिक भारत भूमि को माता कहकर के संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है। माता भूमि पुत्रों, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। जैसे अनेक मातृभूमि से संबंधित बलिदान और त्याग की भावना से ओतप्रोत उदाहरण है। इस देश में कई सारे उदाहरण हैं। इस देश में निवास करने वाले नागरिक भारत भूमि को अपनी माता कहकर के संबोधित करते हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों के निवासी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अब आता है अगला, राजनीतिक विभिन्नता में एकता। राजनीतिक विभिन्नता में एकता। भारत सांस्कृतिक रूप से एक इकाई रहा है। राजनीतिक एकता का अभिप्राय, इसलिए राजनीतिक एकता का प्राय इतिहास में अभाव ही रहा है। जो राजनीतिक एकता है इसको देखें तो इसका हमेशा अभाव रहा है, इसकी हमेशा कमी रही है। संपूर्ण भारत अनेक राजा महाराजाओं के नियंत्रण में बटा हुआ रहा है। जो हमारा पूरा भारत है, ये भारत देश जो है अनेक राजा और महाराजाओं के नियंत्रण में बटा हुआ था। हमेशा इस भारत देश में किसी न किसी राजा या महाराजा का अधिकार रहा है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व अशोक महान तथा अकबर के समय जरूर एक राजनीतिक इकाई ही रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण भारत में एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई है। विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ है। प्रांतों ने
मिलकर भारत संघ का निर्माण किया है। अब यहाँ पर बताया गया प्रांतों में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ और प्रांतों ने मिलकर के ही भारत संघ का निर्माण किया। प्रांतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक विविधता दिखाई देती है, परंतु चीन एवं पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में सभी जातियों, धर्मों, राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर युद्धों का सामना किया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इस तरह राजनीतिक एकता दिखाई दी। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पंचवर्षीय योजनाएं, एक केंद्रीय सरकार, एक कानून भारत की एकता का पर्याप्त प्रमाण है। पूरे देश का संविधान, विधि का शासन, बिना किसी भेदभाव के सभी के समान अधिकार, दायित्व, विशेष अधिकारों की समाप्ति है। अब यहाँ पर बताया श्री एम.एन. निवास कह रहे हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है, इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा एक केंद्रीय सरकार, एक कानून भारत की एकता का प्रमाण है और जो पूरे संविधान का, जो पूरे देश का एक संविधान है और शासन है और बिना किसी भेदभाव के सभी के समान अधिकार, दायित्व उसमें निहित है। विशेषाधिकारों की समाप्ति, विषमता मूलक व्यवस्था की समाप्ति, समता मूलक कानूनों का निर्माण, सभी को समान एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अवसरों की समानता, कमजोर एवं पिछड़े को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संरक्षण, छुआछूत एवं दमनकारी व्यवहारों का अंत, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं आदि भारत की एक राजनीतिक एकता का परिचायक है। एक सेना, एक सरकार, एक संविधान, एक झंडा, एक संसद, एक मानचित्र, सभी के लिए समान राष्ट्रीय प्रतीक, समान राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान, ये सभी भारत की राजनीतिक एकता के परिचायक हैं। हिंदू शब्द सिंधु से बना है। भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हिंदू शब्द है वो सिंधु से बना है और भारतीय जो सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता माना जाता है। इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। अगर कहा जाए कि इसका नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया, तो इसका नाम हिंदुस्तान इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंदू शब्द जो है सिंधु से बना है और भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता माना है, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और यहाँ रहने वालों को हिंदू कहा गया। अतः हिंदू धर्म ना होकर एक संस्कृति है। अब यहाँ पर कहा है कि हिंदू धर्म ना होकर के एक संस्कृति है, जीवन शैली, विचार है, जिसका प्रतिनिधित्व सभी हिंदुस्तानी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। भारतीय धर्म के संदर्भ में धर्म ग्रंथों में सनातन शब्द का प्रयोग किया गया। अब कहा जा रहा है कि जो भारतीय धर्म है उसमें धर्म ग्रंथों में सनातन शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इस अध्याय में भी सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में परमात्मा के पर्याय के लिए सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट है कि विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में परमात्मा के पर्याय के लिए सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ त्रैकालिक अस्तित्व से संबंधित है। ये शब्द सना अव्यय पूर्व ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण के द्वारा निष्पन्न है। यानी कि हम कहें ये शब्द किससे बना है, तो ये शब्द सना अव्यय से और पूर्व में ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण के द्वारा बना है, अर्थात सना प्लस तन, तो शब्द बन गया यहाँ पर सनातन। जो शब्द की रचना हुई है वो हुई है सनातन, जिसका निर्माण सना अव्यय और ल्यूट प्रत्यय को मिलाने से हुई है। सना प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय को मिलाने से हुई है, जो व्याकरण के द्वारा निष्पन्न है, व्याकरण के द्वारा बना हुआ है, अर्थात सना प्लस तन, तो शब्द बन गया यहाँ पर सनातन। ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।